आज हम लोग जीन इंटरेक्शंस में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है। तो जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ एन एलील ऑफ अ जीन ड्यूरिंग डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, जैसे कि एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। अगर डोमिनेंस का रूल चले तो अगर आर फॉर रेड तो ये रेड दिखेगा। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रोल चले तो ये पिंक दिखेगा। ठीक है, और अगर कोड डोमिनेंस का रोल दिखे तो यहां पर पैचेज ऑफ रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट का पैच आपको दिखेगा। तो ये जो चीज है इसको कैसे समझेंगे कि अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो पिंक दिखेगा। ये कह रहे हैं हम, पिंक दिखेगा। अरे पिंक तो दिखेगा, ये तो कुछ दूसरा ही दिख गया। ये पिंक दिखेगा। अगर कंप्लीट डोमिनेंस है तो ये रेड दिखेगा। और अगर ये कोड डोमिनेंस है तो रेड और व्हाइट का पैचेस दिखेगा। ये रेड और व्हाइट का इसका पैचेस दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। तो कॉन्सेप्ट इसमें होता क्या है? तो जेनेटिक्स में क्या कहते हैं कि अगर सबसे पहले डोमिनेंस को अगर हम देख रहे हैं, क्या हो गया, अच्छा व्हाइट कलर, अगर हम डोमिनेंस को देख रहे हैं तो एक कैपिटल आर जीन है और एक स्मॉल आर जीन है। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो कैपिटल आर जीन है ये गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, यह जो है गेन ऑफ फंक्शन शो कर रहा है, मतलब ये काम शो कर रहा है। ठीक है, और स्मॉल आर जीन जो है वह दिखा रहा है लॉस ऑफ फंक्शन, इसमें काम करने की क्षमता नहीं है। बढ़िया। तो कैपिटल आर जीन जो है चूंकि गेन ऑफ फंक्शन है और ये रेड पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रिजल्ट क्या होगा? सो रिजल्ट ये होगा कि रेड कलर अपीयर्ड। क्योंकि इसमें कोई लॉस ऑफ फंक्शन है, इसमें दिखेगा नहीं, तो व्हाइट इज देयर, वहां उजला दिखेगा। बढ़िया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो ये चीज दिखता है कि एक अकेला आर जो है, देखो एक जो होता है ना जीन डोज टर्म आता है, जीन डोज। ठीक है ना, जीन डोज का मतलब क्या होता है कि हाउ मच जीन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ phenotype, दैट इज कॉल्ड जीन डोज। कि कितना हमें चाहिए जीन्स तो जाके एक कैरेक्टर अपीयर करे, है ना। जैसे दाल में हम नमक डालते हैं, तो मान लो कि इतना नमक दिए कि स्वाद ही नहीं पता चला, तो हम क्या बोलेंगे? भाई दाल में बहुत कम नमक है, इसमें थोड़ा सा और नमक देने की जरूरत है, ये हम बोलते हैं। तो चुटकी बढ़ा के हमने थोड़ा सा नमक का मात्रा क्या किया, बढ़ा दिया। तो अब ये जो चुटकी मात्रा में हमने नमक बढ़ाया तो वो उसका स्वाद लगने लगा। ठीक उसी प्रकार से कि किसी भी फेनोटाइप को, मतलब रेड कलर फूल का दिखना है, उसके लिए कितने जीन डोज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब अगला सवाल है क्या कि हाउ मच जीन डोज इज या आर फाउंड इन अ सेल।
एक सेल में कितना जीन डोज मिलता है, ये सवाल उठ कर आता है। तो आंसर इसका क्या होगा? अ सेल हैज वन पेयर ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन। सो मतलब हमारे पास एक एक कैरेक्टर का दो एलील्स रहता है, ठीक है ना। A cell has, so it has two dose, दो डोजेस होते हैं हर एक के पास। कैसे? और कैसे यहाँ लिख रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर? ये कैपिटल आर स्मॉल आर कहाँ रहते हैं? क्रोमोजोम पर होते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि क्रोमोजोम जो होता है हमारे पास, वह क्रोमोजोम 2n होता है। तो मान लो कि एक ये क्रोमोजोम है और इसी का होमोलोगस क्रोमोजोम ये है। तो अब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कहता है कि कैपिटल और स्मॉल आर, ये इसका लोकस है, ये होमोलोगस है तो इसका लोकस है। अगर इसके पास कैपिटल आर है तो इसके पास स्मॉल आर है। एक तो ये जीन हो गया आर जीन और एक ये हो गया स्मॉल आर जीन, तो दो आर यहाँ पर है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डोज। अब डोमिनेंस में क्या होता है? एक जीन का डोज है बट एक जीन का डोज नहीं है। तो एक जीन का ही डोज जो है, मतलब कैपिटल आर, वह इतना बना देता है कि रेड दिखता है, ठीक है ना। वह इतना बना देता है कि रेड दिखता है। लेकिन जब वही पिंक वाले के कंडीशन में क्या है, ये आर जीन उतना नहीं बना पाता है ये कंप्लीट रेड दिखे। इसलिए क्या करता है कि बहुत सारा हिस्सा डॉट्स के रूप में छूट जाता है और उस जगह पर क्या है, व्हाइट जो इसका बेस है वो दिखता है। तो व्हाइट बेस दिखने का मतलब क्या है, ऐसे व्हाइट हो, देखो हम रेड डालते जा रहे हैं बट ये रेड कैसा है, डॉटेड है। क्यों डॉटेड है ये रेड? क्योंकि जो एक आर जीन है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वह कंटिन्यूटी में टोटल को रेड कर दे। लेकिन वहीं पर जब डोमिनेंट की बात आती थी तो वह जीन इतना सक्षम है कि वह अकेले ही पूरा इसको रेड कर देता है। ये डोज की बात है, ठीक है। देखो ये पूरा रेड हो गया, ये पूरा रेड हो गया, कहीं गैप नहीं रहा। तो कैसा दिख रहा है ये रेड दिख रहा है। देखो जी, बाउंड्री तोड़ दी रेड। इस तरह से ये रेड दिखता है। और यहाँ पर क्या है कि चूंकि आर जो कैपिटल आर जीन है पिंक वाले में, वह इतना मटेरियल नहीं बना पाता है कि ये पूरी तरह से रेड दिखे, वह पिंक दिखता है, ठीक है। रहा अब कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस में क्या है, वहां तो हम लोग आर लिखते हैं और डब्ल्यू लिखते हैं, मतलब छोटे आर की जगह हम डब्ल्यू लिखते हैं। अब ये क्या कहता है कि ये कहता है कि नहीं, आर तो ठीक एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन वह इतनी मात्रा में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कि सब जगह क्या रहे, रेड दिखे। तो रिजल्ट क्या होगा, एक जगह पैच, वो रेड दिख गया, ठीक है। फिर दूसरी जगह पैच देखते हैं ना, वो चितकबरा जो होता है चीज, वहां हो गया। फिर तीसरे जगह एक पैच है, वहां पूरी तरह से वो यूनिफॉर्मली है। फिर चौथे जगह एक पैच है, वहां पर भी वो क्या है, यूनिफॉर्म है। फिर पांचवें, तो इस तरह से पैचिंग दिखता है ना, पैचिंग दिखता है, चितकबरा इसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो है वह डोज अमाउंट ऑफ द एलीज पर डिपेंड करता है, कितना डोज चाहिए, ठीक है। जब डबल डोज चाहिए तो फिर तो करना ही पड़ेगा, इसको कोई उपाय नहीं है, तब दोनों को एक्सप्रेस करना होगा। और अगर तो डिपेंड करता है कि वह डिमांड को पूरा कर रहा है कि नहीं पूरा कर रहा है। आज जब हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टासिस क्यों कहा जाता है, तो रेसेसिव एपिस्टासिस का मतलब होता क्या है? तो हम लोग कहते हैं क्या कि नॉन एलील जीन कैन डोमिनेट या कैन मास्क, ठीक है ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मास्क
the expression of allelic gene when it is in recessive state. जब ये recessive state में रहे तब ये दूसरे जीन को जो डोमिनेंट है उसको अगर मास्क कर दे, दैट इज कॉल्ड recessive epistasis. और कॉम्प्लीमेंट्री जीन का हम लोग रेशियो क्या निकालते थे? 9:7 ये था. इसमें हम लोग लिखते थे कैपिटल P डैश कैपिटल C डैश इक्वल टू 9 इक्वल टू कलर. ये था. सेकेंड था कैपिटल P डैश दोनों स्मॉल c और फिर हम लोग लिखते थे 3 वाइट. फिर दोनों स्मॉल p कैपिटल C डैश फिर होता था 3 वाइट और लास्ट में PP CC सब स्मॉल 1 वाइट. ठीक है. तो यहां पर अगर आप देखें तो ये दो जो कंडीशन है उसको हम बाहर निकालते हैं. अगर इन दोनों कंडीशंस को बाहर निकालते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल P, ठीक है, डैश स्मॉल c एक, और दूसरा स्मॉल p कैपिटल C डैश. ठीक है, यही है. अब देखिए इस P जीन का, P तो डोमिनेंट जीन है यहाँ पर, तो इसका एक्सप्रेशन तो होगा ना, लेकिन उस एक्सप्रेशन को क्या करता है ये स्मॉल c इस एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, मतलब कि छुपा देता है. रिजल्ट क्या हुआ कि P कैन नॉट एक्सप्रेस एंड देयरफॉर इट बिकम्स वाइट. ठीक उसी प्रकार अगर हम नीचे देखें ये जो दो स्मॉल p है वह इस डोमिनेंट कैपिटल C के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? दबा दे रहा है. तो फिर रिजल्ट क्या हो गया? वाइट. तो ये दोनों केस जो है वो रेसेसिव एपिस्टासिस हो गया. और यहां पर स्मॉल c एंड स्मॉल c क्या हो गए? डुप्लीकेट की तरह काम किया. किस तरह से काम किया? डुप्लीकेट की तरह. क्यों डुप्लीकेट की तरह? क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी रहेगा, चाहे स्मॉल c हो चाहे स्मॉल p हो, दोनों वह कलर को अपीयर नहीं होने देता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टासिस. अगला एग्जांपल जो है उसे हम लोग बोल रहे हैं डुप्लीकेट जीन्स. इसको दूसरे वर्ड में लोग डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस भी कहते हैं. अब यहां पर हुआ कि इसको डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस क्यों कहेंगे? इसमें हम लोग का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रूट शेप ऑफ शेफर्ड्स पर्स. यही था हम लोग का, जिसमें कि दो जीन्स थे, एक था T1 और जो T2, और ये दोनों डुप्लीकेट था अपने एक्सप्रेशन में. ये ट्रायंगुलर और हार्ट शेप्ड फ्रूट्स को बनाता है. और दूसरा था स्मॉल T1 और स्मॉल T2, दोनों भी एक दूसरे का डुप्लीकेट था, जो वाइड शेप्ड, या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि वो मतलब नॉर्मल जो पतला सा ऐसा होता है उस प्रकार का शेप्ड फ्रूट्स बनाता था. अब यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन भी कैसे आता है? इसमें आता है T1 डैश T2 डैश इक्वल टू 9
माइनो जो था वो क्या था, ट्रायंगुलर। ठीक है, बस इतना समझते हैं। अच्छा, डैश का मतलब क्या है कि आप वहां पर या स्मॉल t1 कैपिटल या स्मॉल t2 रख सकते हैं। फिर था t1 डैश, दोनों स्मॉल t2, तीन थे, और ये भी तीन भी क्या थे, ट्रायंगुलर थे। फिर था t1 था, वो दोनों स्मॉल में, और t2 डोमिनेट में, और ये तीनों क्या थे, ट्रायंगुलर थे। और लास्ट में सब छोटा था, t1 t1, t2 t2, और एक था और वो था ओवलाइट। ठीक है, इस प्रकार से यह कंडीशन आया। अब यहां पर भी हम लोग को इन दोनों कंडीशन को, बीच वाले दोनों कंडीशन को नोटिस करना है। लाते हैं t1 डैश, दोनों स्मॉल t2, करेक्ट। और दूसरा था कि दोनों स्मॉल t1 है और t2 जो है उसमें t2 डोमिनेंट है और डैश है। यही हालात है। अब क्या यहां पर कह रहा है कि डोमिनेंट t1 overcomes the expression of two small t2s। ठीक है, स्मॉल t2 क्या, कैसा कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, ओवॉइड। बोला नहीं, ये अवॉइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि t1 जो है वो इस पर डोमिनेट करता है, मतलब इसको मास्क कर देता है, इसके एक्सप्रेशन को छुपा देता है। और आपको कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर। ठीक उसी प्रकार से कहता है कि t2 जो है ये भी t1 जो स्मॉल फॉर्म में है उसके एक्सप्रेशन को दबा देता है, जिसके कारण क्या हो सकता था, कैसा हो सकता था कैरेक्टर, अवॉइड। तो अवॉइड न होकर ये भी क्या हो जा रहा है, ट्रायंगुलर। यही कहता है कि व्हेन डोमिनेंट जीन, नॉन एलिलिक जीन masks the expression of other genes, then it is called dominant epistasis। क्या कहते हैं सब लोग, डोमिनेंट epistasis। चूंकि यहां पर T1 और T2, T1 या T2, इन दोनों के एक्सप्रेशन को उन दोनों ने दबा दिया, और रिजल्ट है कि एक ही एक्सप्रेशन दिख रहा है, ट्रायंगुलर। इसका मतलब है कि इन दोनों को, सॉरी यहाँ उल्टा हम बोल दिए कि T1 जो है डोमिनेंट T1, वो और T2 एक दूसरे का क्या है, डुप्लीकेट बिहेवियर कर रहा है, कि ये इसको दबाकर ट्रायंगुलर दे रहा है, ये इसको दबाकर ट्रायंगुलर दे रहा है, इसलिए इसको बोला गया डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस। सवाल ये होता है कि व्हाट इज मॉडिफायर जीन, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई डीएनए देखते हैं, कोई भी डीएनए, सपोज करो एक डीएनए है, ठीक है ना, इट इज अ डीएनए, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इज अ डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए में क्या है कि एक एरिया है जिसे हम लोग सिस्ट्रॉन कह रहे हैं, जो फंक्शनल जीन है, ये एरिया, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन, मतलब ये जो है एक फंक्शनल जीन का एरिया है। बढ़िया। सो ट्रांसक्रिप्शन कहां से होगा, हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इसी जीन का होगा, डीएनए का होगा, और क्या बनेगा, एमआरएनए। ठीक है, तो ये अब क्या है, इससे जस्ट पहले का जो जोन होता है, उस जोन में हम सब कहते हैं कि उसे प्रोमोटर रीजन कहते हैं हम लोग, भाई यहाँ प्रोमोटर रीजन होगा। ठीक है, ये प्रोमोटर साइट है। इस साइट पर कभी कभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको भी हम नहीं लाते, ठीक है ना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हम लोग कहते हैं कि ये स्पेसिफिक साइट है,
ठीक है, ओके। देखिए ये स्पेसिफिक साइट्स है। इस साइट को कभी इनहेंसर के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है या फिर कभी रिड्यूसर के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है। इनहेंसर और रिड्यूसर क्यों हमने कहा? क्योंकि इस एरिया की बड़ी खास भूमिका है। ये एरिया जो है कुछ खास भूमिका निभाता है और दैट्स वाई इस एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ठीक है, करेक्ट। अब अगर इनहेंसर कहते हैं तो यहां से पर कोई इनहेंसर प्रोटीन आकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? इनहेंसर फैक्टर। इनहेंसर फैक्टर। और ये जैसे इनहेंसर बढ़ेगा, इस एमआरएनए का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और ये काफी इफेक्टिव होगा। क्या होगा ये? इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मतलब बहुत ही अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर इसी के जगह पर एक रिड्यूसर आके जुड़ जाए, अब मैं इसको मिटा देता हूं इनहेंसर फैक्टर को। अब इसी के जगह पर अगर एक सोचो कि रिड्यूसर आके जुड़ जाए, रिड्यूसर है, ये क्या है? ये रिड्यूसर है। तो रिजल्ट क्या होगा? ये जो एमआरएनए बन रहा है या जो मतलब कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसका स्लोअर रेट कर देगा। क्या कर देगा? धीमा। और रिजल्ट क्या होगा? reduce the efficacy, इसका एफिकेसी घटा देगा। रिजल्ट क्या होगा कि डोमिनेंट जीन रहते हुए, अब सोचो यहीं पर हमने क्या लिख देना है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप सब लोग देखिएगा, ये कैपिटल आर जीन है। अगर इसको इनहेंसर मिल गया तो ये रेड दिखा, और इसको अगर रिड्यूसर मिल गया तो ये उतना रेड नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए। तो रिजल्ट क्या हो गया? फेंट कर गया, ये पिंक दिखने लगा। इस प्रकार के जीन्स जो होते हैं, जिन्हें हम लोग मॉडिफाइड जीन्स कहते हैं, ये जीन्स इस प्रकार का रोल अदा करता है। कभी कभी ये रिड्यूसर इस प्रकार के होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक देते हैं, और उस वक्त इन्हें हम लोग किस प्रकार का जीन कहते हैं मॉडिफायर जीन के अंदर में? सप्रेसर जीन। और सप्रेसर जीन्स आप सब लोग पढ़े हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, आपको एक बार देखना चाहिए। तो ये सप्रेसर जीन्स कहलाता है और ये पूरी तरह से उस एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है।